नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का फ्राउनहोफर विवर्तन। लास्ट क्लास में मैंने विवर्तन और विवर्तन के प्रकार डिस्कस कर लिए थे। दो तरह से विवर्तन के देखे थे हमने, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या था कि जो हमारा द्वारक था वो स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पे था, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में हमने देखा था कि जो द्वारक है वो स्रोत और पर्दे से असीमित दूरी पे हुआ करता है। ठीक है ना, तो उससे हम उसका विवर्तन प्रारूप देखते हैं। और विवर्तन प्रारूप दोनों स्थितियों में एक जैसा ही था कि जो सेंटर वाला जो है, केंद्र वाला जहां से सीधा प्रकाश आ रहा था वहां पे हमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है, उससे ऊपर और नीचे तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, और विवर्तन को भी हमने परिभाषित कर लिया था कि किसी द्वारक व अवरोधक से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, अब हमारा एक प्रयोग या हम बोलेंगे कि ये जो टॉपिक है इसमें पूरा प्रूफ कर लेंगे कि कैसे होता है। ठीक है ना, विवर्तन प्रारूप को हम चेक करेंगे। तो उसको बोला गया फ्राउनहोफर विवर्तन। और एकल झिल्ली द्वारा मतलब इसमें सिंगल स्लिट काम में लेंगे, एक ही स्लिट काम में लेंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको एकल झिल्ली प्रयोग बोला है। विवर्तन और व्यतिकरण में मेन जो डिफरेंस है उसमें डबल स्लिट काम में ली जाती है, इसमें सिंगल स्लिट काम आती है। एकल झिल्ली प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें डबल स्लिट करते हैं। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके लिए अपन बिंदु देखेंगे कि उच्च किस स्थिति में होगा, निम्न किस स्थिति में होगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं बोलूं मेरे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आप यहां दिखाओगे। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेजर लाइट, जिसका प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा इधर। ठीक है ना, यहां से यहां पे अपन एक वो ले लेते हैं, इससे जो प्रकाश निकलेगा वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में। प्रकाश कैसे निकलेगा? गोलीय तरंगाग्र। और फ्राउनहोफर की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, वो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे स्थित है। यहां पे अपना उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिकी केंद्र O, और ये जो बिंदु है, ठीक है ना, ये प्रकाश स्रोत जो है बिंदु प्रकाश स्रोत, एक बिंदु प्रकाश स्रोत, ये इस लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है। लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है। इसका मुख्य फोकस यहां है। तो जब इससे प्रकाश इस पे आपतित होगा तो गोलीय तरंगाग्र के रूप में आपतित होगा। ऐसे दिखाना है। फोकस से जब अपन आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, परंतु ये अगर तरंगाग्र की बात करें तो गोलीय तरंगाग्र के रूप में इस पे आपतित होगा। उसके बाद देखो ये समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। जब फोकस से प्रकाश आपतित करेंगे किसी लेंस पे तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है। ये आपकी मुख्य अक्ष ऐसे ले। ठीक है, अब यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो सीधा जाएगा ऐसे, और ये वाला भी ऐसे सीधा। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो प्रकाश होगा आपतित प्रकाश, ये गोलीय तरंगाग्र के रूप में होगा। कैसे होगा? सॉरी, समतल तरंगाग्र के रूप में, WW'। ये अपना क्या है? समतल तरंगाग्र आपतित प्रकाश। जब इसको अपन एक द्वारक, ये क्या है अपना द्वारक AB, इसको A बिंदु से निर्देशित कर लिया और इसको B बिंदु से निर्देशित कर लिया। AB आपका द्वारक है और इस द्वारक की जो साइज है वो स्मॉल a है। द्वारक की साइज कितनी है? स्मॉल a। द्वारक की साइज कितनी मान ली? स्मॉल a। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे द्वारक, अपर्चर। ठीक, इस द्वारक पे जब ये समतल तरंगाग्र आपतित होगा तो उसके बाद इसका क्या होना है? विवर्तन। ठीक है, कुछ तरंग तो A और B के संगत सीधी गई। ठीक है ना, कुछ तरंग तो सीधी गई जिनका विवर्तन नहीं होता। जिनका क्या नहीं होता? विवर्तन नहीं होता। पथांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य होता है। A के संगत जो तरंग गई इधर और B के संगत ये जो तरंग जा रही है, इनके मध्य कलांतर और पथांतर शून्य है। इसके बाद यहाँ पे अपन एक उत्तल लेंस काम में लेना है। यहाँ पे क्या लेना है काम में? एक बड़ा उत्तल लेंस L2, इसको अपन बोलेंगे L2, और ये आपका होगा बेटा L1। जब ये समतल तरंगाग्र, ये भी आपका एक समतल तरंगाग्र होगा, या A के संगत जो तरंग इससे आपतित हुई या B के संगत जो तरंग आपतित हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के अगर समांतर आपतित होती है, देखो लेंस का कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद अपवर्तन के बाद वो इसके फोकस पर मिलती है। तो इधर जो अपना स्क्रीन होगा बेटा, यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन होगी, पर्दा, इसको अपन क्या बोलेंगे? पर्दा, स्क्रीन। तो समांतर जो आपतित होती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है ऐसे।
अपवर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस पर मिलेगी इस तरह से। तो ये हमारा होगा केंद्रीय उच्चिष्ट, इसको बोला जाएगा बिंदु P को केंद्रीय उच्चिष्ट। यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट में प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। उसका कारण देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा। केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करी जाएगी सबसे पहले, सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे अपन सेंट्रल मैक्सिमा। जब हमारा प्रकाश स्रोत से प्रकाश गोलीय तरंगाग्र के रूप में एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, जो कि प्रकाश स्रोत इस उत्तल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र पर स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है, तो इससे जो प्रकाश इस तरह से आपतित होगा, अपवर्तन के बाद वो समतल तरंगाग्र के रूप में द्वारक AB पर आपतित होता है, द्वारक AB पर आपतित होता है, जिसकी साइड स्मॉल a है। ठीक है ना, द्वारक का जो बीच का होल है उसकी साइड स्मॉल a है। अब देखो, ये जो समतल आपतित तरंगाग्र है, ये आपका समतल आपतित तरंगाग्र होता है WW'। WW' क्या है, WW' बराबर समतल तरंगाग्र, समतल आपतित तरंगाग्र, समतल आपतित तरंगाग्र। ठीक है ना बेटा, ये आपका समतल आपतित तरंगाग्र है। जब ये एक द्वारक AB पर आपतित होता है, द्वारक के AB पर आपतित होता है, तो A के संगत कोई तरंग और B के संगत कोई तरंग, ये वाली जो तरंग है दो, इनके मध्य पथांतर शून्य है, कलांतर भी शून्य है। तो जब इनके मध्य पथांतर और कलांतर शून्य है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कलांतर शून्य वाली स्थिति में संकोची व्यतिकरण होगा, और संकोची व्यतिकरण होगा तो हमें केंद्र पे जो है वो अधिकतम तीव्रता की एक फ्रिंज मिलेगी, उच्चिष्ट प्रकाश मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, जिसको बोला जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। सबसे पहले इसी के बारे में लिख लो, माना द्वारक के बिंदु A व B के संगत, प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर व पथांतर शून्य हो तो, कलांतर व पथांतर शून्य हो तो इस स्थिति में क्या होगी, देखो भाई दोनों समान कला में चल रही है, दोनों के मध्य पथांतर भी शून्य हो, तो पर्दे पर जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा वो उच्चिष्ट होगा, हो तो इस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण होगा। जब कलांतर शून्य होता है या पथांतर शून्य होता है तो संपोषी व्यतिकरण शून्य हो, तो संपोषी व्यतिकरण के कारण, संपोषी व्यतिकरण के कारण संपोषी व्यतिकरण के कारण बिंदु P पर उच्चिष्ट दीप्त प्राप्त होगा या उच्चिष्ट दीप्त प्रकाश प्राप्त होगा। बिंदु P पर उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट उसको बोलेंगे, सेंटर पे मिल जाए। बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता का, ऐसे लिख लो, अधिकतम तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होगा, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहेंगे। चलो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात अपन करते हैं कि माना यहां से प्रकाश A के संगत और B के संगत कोई प्रकाश तरंग थीटा कोण से विवर्तित हुई, थीटा कोण से मुड़ी, थीटा कोण से मुड़ के और फिर जाके लेंस पर आपतित होगी। ठीक है ना, यहां से भी कोई निकली प्रकाश किरण और वो थीटा कोण से इसी तरह से ऐसे समांतर गई, और ऐसे B के संगत कोई तरंग जो है वो थीटा कोण से विवर्तित होके और लेंस पे आपतित होती है। ये वाली तीनों कितने कोण से हुई, ये वाला कोण भी थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है। तीनों तरंग थीटा कोण से विवर्तित होके लेंस पर आपतित होती है। लेंस पर क्या हुई, आपतित। उसके बाद क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, इस तरंगों का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और पर्दे पे हमें एक और बिंदु पे
विवर्तित प्रकाश का प्रारूप मिलेगा ऐसे। बिंदु P डैश पर हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट जो भी प्रकाश मिलेगा वो पथांतर पर निर्भर करेगा। वो किस पर निर्भर करेगा? इन तरंगों के पथांतर पर। जैसे में A के संगत कोई प्रकाश तरंग जो है वो थीटा कोण से, इसको अपन थीटा को है ना कोणीय विस्थापन भी बोलेंगे। इस OP के संगत जो तरंग है उसके लिए थीटा कोणीय विस्थापन है। तो थीटा कोणीय विस्थापन से आपतित करी हमने ऐसे, थीटा कोणीय विस्थापन से आपतित हुई। तो एक तरंग तो देखो A के संगत तरंग ने ये पथ तय किया, B के संगत तरंग ने ये पथ तय किया, और देखने से पता चल रहा है B वाली तरंग ज्यादा दूरी तय करती है। तो इसका मतलब पथांतर ज्ञात करने के लिए यहां से फिर से लंब डालना होगा। यहां से क्या करना होगा? इधर लंब डालिए, इस पे लंब डालिए, ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री। आपका वो ये वाला कोण थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण फिर थीटा। ये स्थिति तो मैं पहले ही बता चुका, व्यतिकरण फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात किया था। ध्यान से देखो, ये कोण थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो B और इस बिंदु को मैं N से निर्देशित करूं, इस बिंदु को किससे निर्देशित करूं? BN आपका पथांतर होगा। इस स्थिति में पथांतर क्या है? BN, ठीक है ना। तो BN आपका क्या हुआ? पथांतर। तो अब हम बात करेंगे निम्निष्टों की। त्रिभुज में ये जो BN है वो दोनों तरंगों के संगत पथांतर है। लंब डालने से पता चला। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो समान होगी, तो आपका ये पथ का अंतर बच गया BN, जिसको अपन ज्ञात कर लेंगे समकोण त्रिभुज से। ये वाली दूरी A है, दोनों स्लिट्स, दोनों A और B के बीच की दूरी स्मॉल a है। ये BN आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण और लंब का संबंध हो जाएगा BN बराबर A sin थीटा, BN बराबर A sin थीटा, और BN आपका क्या होगा बेटा? पथांतर होगा। अब हम बात करेंगे निम्निष्टों की। अब हम बात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट, आपको समझ में आ गया। उस केस में दोनों तरंगों के मध्य, A के संगत और B के संगत जो तरंगे जा रही थी उनके मध्य पथांतर जो था शून्य था, कलांतर शून्य था, समपोषी व्यतिकरण। सेंटर पे जो हमें प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता उच्चिष्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वो उसका कारण यही है। ठीक, अब हम बात करें सेकंड पॉइंट निम्निष्टों की। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड बात करेंगे अपन निम्निष्टों की। निम्निष्टों की, निम्निष्टों के लिए देखो बेटा, निम्निष्टों के लिए कि निम्निष्ट मतलब न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश किस स्थिति में मिलेगा? न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश, भाई ऐसा तो है नहीं इसमें कि सब जगह उच्चिष्ट ही मिलेंगे, कहीं उच्चिष्ट कहीं निम्निष्ट, इस तरह से प्रकाश मिलेगा और तीव्रता घटेगी ऊपर नीचे आने पे। उसका कारण यही है। उसका कारण क्या है कि पहले वाले केस में तो पथांतर कलांतर शून्य था, तो पूरा का पूरा प्रकाश आपतित हुआ और उसका हमें यहां मिल गया, उसका विवर्तित प्रारूप यहां मिला। ऐसा अगर निम्निष्टों की बात करें तो A के संगत और B के संगत जो तरंग यहां से निकल गए, अगर उनके मध्य पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है, व्यतिकरण से जस्ट उल्टा है, ध्यान रखना। निम्निष्टों के केस में अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस स्थिति में पथांतर जो है BN, उसका मान बेटा लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे निम्निष्टों के लिए अध्यारोपित तरंगों के मध्य, अध्यारोपित तरंगों के मध्य, अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर, अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात n लैम्बडा होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। कंडीशन है उससे उल्टी है। निम्निष्टों के लिए व्यतिकरण में, जब समपोषी व्यतिकरण में अपन पथांतर की बात करते थे तब ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना, अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात n लैम्बडा होना चाहिए BN का मान। अब देखो n का मान 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 अप टू कुछ भी, जैसे 1 लिया तो लैम्बडा हुआ, तो माना A और B के संगत जो तरंगे यहां से निकली उनके मध्य पथांतर लैम्बडा है, पथांतर लैम्बडा है। जो पथांतर लैम्बडा है इस बिंदु को O से निर्देशित कर देते हैं। ये बिंदु कौन सा है? सेंटर वाला O। जो लैम्बडा पथांतर है उसको AB में दो भागों में बांटेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम लिख रहा हूं, माना A और B के मध्य पथांतर लैम्बडा है, तो अगर पथांतर लैम्बडा है तो उसको A और B के संगत दो बराबर भागों में बांटे, ये A बिंदु, ये B बिंदु। तो जब लैम्बडा को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये लैम्बडा बाई 2 और ये भी लैम्बडा बाई 2। जी समझ में आई? हमने लैम्बडा को दो बराबर, हमने पहले मान लिया कि A और B से
जो तरंगे यहां से निकल रही थी, ए और बी के संगत जो तरंगे थी उनके मध्य पथांतर लैम्डा का है। माना उनके मध्य पथांतर कितने का है बेटा? लैम्डा का है। तो लैम्डा को अब अगर दो बराबर भागों में बांटूं मैं ऐसे, एओ ऊपरी अर्धभाग एओ और निचला जो अर्धभाग है बीओ, उसमें जब बांटेंगे तो अब ऊपरी अर्धभाग में स्थित किसी बिंदु उतनी ही दूरी पे निचले अर्धभाग में कोई दूसरा बिंदु होगा जिनके मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। जिनके मध्य पथांतर कितना होगा? लैम्डा बाई 2। ध्यान से समझना, ए ऊपरी अर्धभाग ए ओ में, इसको ओ बोल देते हैं, ए ओ में उपस्थित किसी बिंदु के संगत निचले अर्धभाग में बीओ में स्थित किसी बिंदु के मध्य, संगत किसी बिंदु के मध्य पथांतर हमेशा लैम्डा बाई 2 का होगा, जिसके कारण विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण के केस में हमें काली फ्रिंजें मिलती हैं, ठीक है ना, अदीप्त फ्रिंज मिलती है, अदीप्त प्रकाश दिखता है, जिसे हम बोलते हैं निम्निष्ठ बिंदु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? निम्निष्ठ बिंदु। कारण सुनो, दोबारा से सुनो, लैम्डा का पूर्ण गुणज अर्थात लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 10 लैम्डा जो भी है, तो जब हम पहले बात करें, पहले n बराबर 1 के लिए बात करें, पहले निम्निष्ठ के लिए बात करें कि पहला निम्निष्ठ हमें कहां मिलेगा, तो उसके लिए देखो, उसके लिए कंडीशन है कि पथांतर जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज अर्थात n का मान 1 रखूं पहले निम्निष्ठ के लिए, तो डेल्टा bn का मान लैम्डा होगा। अब उस लैम्डा को a और b में दो भागों में बांटें, एक ऊपरी अर्धभाग एओ में और दूसरा बीओ में। तो एओ और बीओ में जब बांटा हमने उसको, तो ऊपरी अर्धभाग में संगत, ऊपरी अर्धभाग के संगत किसी बिंदु और निचले अर्धभाग के दूसरे किसी संगत बिंदु के बीच हमेशा पथांतर लैम्डा बाई 2 का होगा। वो एक्चुअल में कंडीशन ये है कि जहां मान लो दोनों के सेंटर में लिया बिंदु, तो नीचे वाले में भी सेंटर में लेना होगा, ये दूरी हमेशा लैम्डा बाई 2 होगी। और लैम्डा बाई 2 पथांतर वाले केस में विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो हमें निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा। हमें क्या होगा? निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से लिखोगे। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है तो मैं इसके आगे वाली चीज जो है ना वो लिखवा रहा हूं बोल के। माना ए व बी के संगत तरंगों के मध्य, माना ए व बी के संगत तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा है, पथांतर लैम्डा है। अतः द्वारक के ऊपरी अर्धभाग एओ के संगत, द्वारक के ऊपरी अर्धभाग एओ के संगत, द्वारक के निचले अर्धभाग बीओ के संगत बिंदुओं के मध्य, संगत बिंदुओं के मध्य पथांतर हमेशा लैम्डा बाई 2 होगा, पथांतर हमेशा लैम्डा बाई 2 होगा। और इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होता है, और इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण के कारण हमें बिंदु P' पर निम्निष्ठ तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरे निम्निष्ठ की बात करें। प्रथम निम्निष्ठ के केस को हमने लैम्डा माना, दूसरे निम्निष्ठ के लिए n का मान 2, दूसरे निम्निष्ठ के लिए n का मान क्या होगा? 2। जब n का मान 2 होगा तो पथांतर कितना होगा? 2 लैम्डा। उसको 4 भागों में बांटना होगा, उसको कितने भागों में बांटना होगा? 4 भागों में। तो a और b के बीच का जो अर्धभाग है उसको 4 भागों में बांटेंगे अपन। n का मान 2 होने पर पथांतर हो गया 2 लैम्डा, तो इसको a और b को अपन 4 भागों में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4। ये बीच वाला बिंदु O है, मतलब 2 भाग ऊपर हो गए 2 भाग नीचे हो गए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें इसके संगत किसी बिंदु ऊपरी अर्धभाग की बात करें, यहां पे कोई बिंदु है और इसके संगत में दूसरा बिंदु नीचे लो, पथांतर बोलो लैम्डा बाई 2 का। ठीक है ना, 4 भागों में बांटा तो लैम्डा बाई 2 ही होगा, चारों भाग लैम्डा बाई 2 के ही करने चारों भाग। तो मैं बोलूं ऊपरी अर्धभाग में स्थित A और O के बीच 2 बिंदु हमने ले लिए, दोनों इसमें भी ले लिया और इसमें भी लिया, तो इनके मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2। ऐसे ही इसमें एक बिंदु यहां लिया, इसमें दूसरा बिंदु यहां लिया, तो यहां से जो तरंग जाएगी और इससे जो तरंग जाएगी इनके मध्य पथांतर हमेशा लैम्डा बाई 2 का होगा। इसमें भी पथांतर लैम्डा बाई 2, वही विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो हमें निम्निष्ठ तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होगा P' पर।
ठीक है। तो ये द्वितीय निम्नस्थ बिंदु के लिए, पहला प्रथम निम्नस्थ बिंदु के लिए था, ये द्वितीय निम्नस्थ। ऐसे ही लैम्बडा इक्वल्स टू सॉरी n का मान 3 लेंगे तो 3 लैम्बडा 6 भागों में बटेंगे, 4 वाले में 8 भागों में बटेंगे, और हर स्थिति में क्या होगा कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम ही प्राप्त होगी, विनाशी व्यतिकरण होगा और हमें न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होगा। तो अब देखो प्रथम निम्नस्थ के लिए, प्रथम निम्नस्थ के लिए पदांतर लैम्बडा n बराबर 1। तो इसी में देखो प्रथम निम्नस्थ के लिए n बराबर 1, तो पदांतर bn बराबर, पदांतर जो है bn बराबर क्या होगा, लैम्बडा, bn बराबर लैम्बडा। और इस त्रिभुज से ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज ABN से, समकोण त्रिभुज ABN से मैं आपसे पूछूं बताओ bn बराबर क्या होगा, लंब बराबर करण sin थीटा a sin थीटा, इसको समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। bn का मान लैम्बडा रख लो यहाँ पे प्रथम निम्नस्थ के लिए, देखो ध्यान से bn का मान क्या रखेंगे, लैम्बडा, तो a sin थीटा बराबर लैम्बडा, तो मैं यहां से a को नीचे लिया हूं sin थीटा, प्रथम निम्नस्थ के लिए इसको थीटा 1 बोल दो, sin थीटा 1 बराबर लैम्बडा अपॉन a। थीटा अल्प वाले केस में, थीटा अल्प वाले केस में sin थीटा थीटा ही होता है, sin थीटा क्या होता है बेटा, थीटा ही होता है। तो अपन को क्या करना होगा, इसको थीटा 1 लिखना होगा, थीटा 1 बराबर लैम्बडा अपॉन a, समीकरण संख्या 2। अब हम बात करेंगे द्वितीय निम्नस्थ के लिए, देखो यहां लिख देता हूं, डायग्राम आपको ध्यान में रखना होगा पूरा, ठीक है ना। द्वितीय निम्नस्थ के लिए, द्वितीय निम्नस्थ के लिए, द्वितीय निम्नस्थ के लिए देखो n का मान क्या रखना होगा, 2, n का मान 2 होगा, तो bn कितना होगा, 2 लैम्बडा, पदांतर कितना हो जाएगा बेटा, 2 लैम्बडा, और ये मान आप इस समीकरण में रखो, तो a sin थीटा 2, उस केस में ये कोण जो है कोणीय विस्थापन थीटा 2 हो, तो कितना हो जाएगा, थीटा 2 बराबर 2 लैम्बडा। तो थीटा 2 का मान कितना आ गया यहां से, 2 लैम्बडा अपॉन a, समीकरण संख्या 3। इसी प्रकार nवें निम्नस्थ के लिए, इसी प्रकार nवें निम्नस्थ बिंदु के लिए, निम्नस्थ बिंदु के लिए, nवें निम्नस्थ बिंदु के लिए bn का मान क्या होगा, n लैम्बडा, तो आप लिखोगे a sin थीटा n बराबर n लैम्बडा। थीटा a को नीचे लेके थीटा n का मान क्या आ गया, थीटा n बराबर n लैम्बडा बटा a। ये क्या है, वैसे बोला जाए तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा n विवर्तन कोण है, कितने कोण से विवर्तित हुआ प्रकाश, या फिर हम बोलेंगे इसको कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। nवें निम्नस्थ के लिए कोणीय विस्थापन थीटा n क्या है, nवें निम्नस्थ बिंदु के लिए कोणीय विस्थापन। तो ये हमने निम्नस्थ वाली कहानी कंप्लीट कर ली कि निम्नस्थ किस स्थिति में होगा, आपको उल्टा याद रखना है, किससे, व्यतिकरण से। व्यतिकरण में अध्यारोपित तरंगों के मध्य पदांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज तब होता था जब समकोशी व्यतिकरण, बट यहाँ निम्नस्थ बिंदुओं के लिए लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है और हमने इस चीज को प्रूव कर लिया, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे उच्चिष्टों की, ठीक है ना। उच्चिष्ट कौन से बिंदुओं पे प्राप्त होंगे, प्रथम या जो सेंट्रल उच्चिष्ट है वो तो हमने पता कर लिया कि जब दो a और b के संगत जो तरंगें अध्यारोपित हुई थी, जो आपतित कर रहे थे अपन लेंस पे, पर्दे पे, उससे तो हमें उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु बोला, वो तो हम डिस्कस कर चुके। अब अपन बात करेंगे बेटा उच्चिष्टों की, ठीक है ना। उच्चिष्ट देखो कहां मिलेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछा जाता है। कंफर्म विवर्तन से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अब बात करें तीसरा पॉइंट अपना उच्चिष्टों के लिए, यहां से लिखते हैं उच्चिष्टों के लिए। जैसे आपने निम्नस्थों के लिए बोला पथांतर जो है वो लैम्बडा का पूर्ण गुणज, तो इसमें लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणज। उच्चिष्टों के लिए अध्यारोपित तरंगों के मध्य
अध्यारोपित तरंगों के मध्य अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। λ/2 का विषम गुणज होता है। पथांतर λ/2 का विषम गुणज अर्थात λ/2 का विषम गुणज 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, 9λ/2, 11λ/2 इसके साथ विषम संख्या रखनी है। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है कि इस स्थिति में उच्चिष्ट कैसे मिलेगा। ठीक है ना, उच्चिष्ट बिंदु कैसे मिलते हैं वो चीज चेक करनी है। देखो ध्यान से, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। जैसे मैं प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, ये सेंट्रल मैक्सिमा, प्रथम उच्चिष्ट तो हम निकाल चुके हैं। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की बात होगी अब के लिए, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए बात करें अपन, तो ध्यान से देख बेटा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट वाली स्थिति में bn का मान कितना होना चाहिए आप सोच के देखो। पथांतर n का मान 1 रखूंगा तो λ/2 नहीं, λ/2 का विषम गुणज 3λ/2 से स्टार्ट होगा। 3λ/2 कितना होगा? 3λ/2। अब देखो कंडीशन वैसे ही जैसे जो हमारा द्वारक है ना AB, इस AB को अपन को अब इस बार 3 भागों में बांटना होगा। A और B को अपन को कितने भागों में बांटना होगा? 3 भागों में। 3 भागों में कैसे? देखो ध्यान से, 1 2 3, आपने इसको 3 भागों में बांटा क्योंकि आपके पास ये 3λ/2 है, तो 3 बराबर λ/2 के 3 भागों में बांटा, λ/2 λ/2 λ/2, तीनों का टोटल करने पे 3λ/2। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के केस में इसको 3 भागों में बांटा, तो देखो ऊपरी जो 2 भाग हैं इनमें, तो इसमें क्या होगा? एक इस वाले के संगत इसमें कोई तरंग उपस्थित होगी जो इधर जा रही होगी, जिस ठीक है, जिनका अध्यारोपित हो रही होंगी ऐसे, तो इनके बीच पथांतर हमेशा λ/2 का ही होगा। ठीक है ना, जिस जैसे बिंदु या बीच में लिया सेंटर में, तो ये भी सेंटर में, और ये दूरी हमेशा λ/2, ये थोड़ा ऊपर है तो ये भी थोड़ा सा ऊपर लेना होगा, नीचे लिया तो थोड़ा सा नीचे लेना होगा, तो इनके मध्य पथांतर, इन दो में तो क्या होगा? पथांतर λ/2 का विषम गुणज, पथांतर λ/2 का विषम गुणज, विनाशी व्यतिकरण। परंतु एक जो भाग बच गया ये वाला, इसमें फिर क्या होगा? हमारा जो यहां से जो प्रकाश इधर जाएगा उसके संगत इधर कोई अपन बिंदु नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर वाला तो वो दोनों के कारण हो गया। अब ये तो अकेला बच गया, तो यहां से जो प्रकाश गुजरेगा पर्दे पे जाएगा, उससे हमें उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा। उससे हमें क्या बिंदु प्राप्त होगा? उच्चिष्ट बिंदु। ठीक है ना, ऐसे ही मान लो अगले द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें, द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें, तो वो पथांतर होगा 5λ/2। 5λ/2 तो इसको 5 भागों में बांटेंगे, 4 वाला कैंसिल, 5वां बच गया, 4 वाला कैंसिल, 5वां बच गया, और फिर उससे जो प्रकाश जाएगा उससे हमें उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा। किस तरह से हम चेक करेंगे? ठीक है, तो अब हम बात करें समीकरण 1 की, bn का मान 3λ/2, तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए bn का मान 3λ/2, तो समीकरण 1 से मान रख लो a sin θ1 डैश दे देते हैं। अब इस बार उच्चिष्ट बिंदुओं के लिए एक और θ1 डैश बराबर 3λ/2, a को अपॉन में लिया हो तो sin θ1 डैश बराबर 3λ/2। देन अगर अल्प है θ1 डैश तो इसको क्या लिखा जाएगा? θ1 डैश इक्वल्स टू 3λ/2a। समीकरण संख्या जो भी है, ठीक है ना, जो भी समीकरण आई है वो समीकरण डाल दो इसको। ये आपका प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कोणीय विस्थापन आ गया। इसी प्रकार द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें, इसी प्रकार द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए bn का मान कितना लिखेंगे? पथांतर n का मान 5 हो जाएगा इस बार, तो bn बराबर 5λ/2
5 लैम्बडा बाई 2, और फिर वही समीकरण एक काम में ली आता है a sin थीटा 2 डैश बराबर 5 लैम्बडा बाई 2, एक और कॉल में लिया हो थीटा 2 डैश बराबर 5 लैम्बडा बाई 2a, 3 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, 7 लैम्बडा बाई 2a, 9 लैम्बडा बाई 2a, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, nवे द्वितीयक द्वि उच्चिष्ट के लिए अतः nवे द्वितीयक उच्चिष्ट, प्रथम कौन सा था सेंट्रल वाला, उच्चिष्ट के लिए nवे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए bn का मान आप लिखोगे बेटा 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणज n का मान कुछ भी रख के देख लो, ठीक है। तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, आप देख ध्यान से bn का मान आपके पास ये है और वो मान रखा जाएगा a sin थीटा n डैश, इसलिए a sin थीटा n डैश बराबर 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, थीटा n डैश a को नीचे लिया है, थीटा n डैश का मान आ गया 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2a। nवे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, nवे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कोणीय विस्थापन आया 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a। क्या टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अतः हम जब यहां देखेंगे ना पर्दे पे हम प्रारूप विवर्तन प्रारूप देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा, जैसे ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया जिसकी तीव्रता ज्यादा है, अधिकतम है, ठीक है। उसके बाद मानो कि यहाँ पे जो हमें प्रकाश मिला, यहाँ पे हमारी तीव्रता न्यूनतम होगी, ये जो बिंदु है ना ये वाली, यहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होगी, प्रथम निम्निष्ट बिंदु यहाँ मिला, फिर अपन उच्चिष्ट की बात करेंगे, यहां द्वितीय निम्निष्ट, इसके संगत नीचे भी होगा, और ये अपना क्या है, ये आपका प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट बिंदु हो, ऊपर नीचे, फिर द्वितीय उच्चिष्ट बिंदु, फिर तीव्रता घटेगी। उसका कारण आप पूछो कि तीव्रता कैसे घटेगी, उसका कारण है कि जैसे जैसे अपन पदांतर, जैसे मान लो मैंने 3 लैम्बडा बाई 2 लिया था तो उसमें 3 भागों में बांटा, आपने त्वरक को AB को 3 भागों में बांटा, तो 2 के संगत तो कैंसिल हो गए, तो तीसरे से पूरा प्रकाश गुजरा, तो उससे ज्यादा प्रकाश गुजरेगा। अगर इसको मैं 5 भागों में बांट के 4 पे रोक दूं, 5 से गुजरूंगा, तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है और विवर्तन प्रारूप हमें ऐसा मिलता है, इसको हम बोलते हैं विवर्तन प्रारूप, जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है और धीरे धीरे तीव्रता नीचे ऊपर घटती जाती है। ये था बेटा आपका एकल झिरी फ्राउनहोफर विवर्तन, एकल झिरी द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन। टॉपिक बहुत आसान था, इंटरेस्टिंग है, 100% करके जाना इसको, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।